अस्सलाम वालेकुम। इर्तिका के तसव्वुर का सिर्फ साइंस ही नहीं मज़ाहिब भी जिक्र करते हैं, मगर मज़हब इस तसव्वुर को एक खालिक की वजूद की रोशनी में बयान करते हैं। और साइंस, जिसको किसी क्रिएटर से लगाव नहीं, वो इर्तिका के दरियाफ्त किए गए कवानीन के ज़रिए इंसान की इब्तिदा को बयान करता है। दोनों का ज़ाविया नज़र अलग है और शायद इसीलिए तारीख में मजहबी फ़िक्र और साइंसी फ़िक्र के दरमियान इख्तलाफ रहा है। अगर आप भी फ़िक्रमंद इंसान हैं तो आपके जहन में भी सवाल उठता होगा कि क्या ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और दीन में पेश किया गया इर्तिका का नज़रिया, क्या ये हम खड़े हैं, क्या ये मुतसादिम है? क्या ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बस एक थ्योरी ही है या इसमें कोई सच्चाई भी है? और खुदा ना खास्ता अगर हम भी बंदरों से आए तो क्या आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन के पेट से पैदा हो जाना भी मुमकिन है? आज के ख्यालात में हम इसी तरह के सवालात के जवाब तलाश रहे होंगे। तो आइए घुस के पढ़ते हैं इर्तिका के सेंसिटिव मौजू में। पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस थियरी लफ्ज़ का साइंस में क्या मानी है। लफ्ज़ का मानी उसके इस्तेमाल करने वाले से ही समझा जाता है, यानी कि अगर आप किसी अंग्रेज से जाके उर्दू के लफ्ज़ का मानी पूछेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। और साइंस में इसको थियरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। मगर साइंसदानों के लिए थियरी लफ्ज़ का वो मानी नहीं जो हम रोज़मर्रा की ज़ुबान में इसका समझते हैं। साइंस में एक थियरी एक साबित की हुई तफसीर है जिसकी साइंसी कायदे ने इम्तिहान लेके तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पे बार बार उसकी तस्दीक की हो। इट्स अ फैक्ट टिल अनदर थियरी प्रूव्स इट रॉन्ग। ये गलत फहमी है जिससे हम थियरी को कयास समझ के रद्द कर देते हैं। There is no book so far that I have read which talks about fact of evolution. Theory of evolution means the theory. भाई ऐसे बोलने से तो हमारी साइंस की समझ की कमी जाहिर होती है। मतलब कि बार बार सच साबित होने पे ही इसको थियरी करार दिया जाता है। अब मिसाल के तौर पे मेरा एक कयास है, एक हाइपोथेसिस है, आई कॉल इट द पंखा हाइपोथेसिस, कि पंखे को बिजली देने से हवा आती है। अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ तो तजर्बे से पंखे थियरी की तस्दीक होती है और अब हम इसको सच मानते हैं। पंखा थियरी इज नाउ अ फैक्ट। साइंस का भी यही तरीका है, थियरी प्रूव्ड। साइंस दर हकीकत मादे के कवानीन की तहकीक का इल्म है। इट स्टडीज द मटीरियल वर्ल्ड। इन थियरीज के सहारे साइंस के पास वो गैर मामूली ज़राए आ जाते हैं कि वो माजी की तारीख को पढ़ने के भी काबिल हो जाती है। साइंस में थियरी लफ्ज़ में वज़न होता है। तो क्या है ये थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ये नज़रियाए इर्तिका? अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में चार्ल्स डार्विन ने 1959 में इर्तिका के कुछ असूल बयान किए। कहते हैं कि इर्तिका आबादियों में नस्ली खुसूसियात की तब्दीलियों को कहते हैं, यानी कि वक्त के साथ साथ नस्लें अपने माहौल के साथ चेंज करती रहती हैं। नस्ल दर नस्ल इर्तिका, बतदरीज तब्दीलियाँ। मगर ये होता कैसे है? बेसिकली हर जानदार मखलूक अपनी कॉपी बनाती है, बच्चे पैदा करती है, अपना जीनियाती मादा, अपना डीएनए कोड अगली नस्ल पे मुंतकिल करती है। ये एक मुनफरिद कोड होता है। आपका और एक चमगादड़ का डीएनए कोड फर्क है, इसलिए आप देखने में फ़र्क लगते हैं। वेल, सम ऑफ अस एनीवेज। आपके बच्चों का डीएनए कोड आपके कोड की कॉपी होती है। जो तब्दीली माहौल में जीने में मदद करती है, जिंदा रहने में मदद करती है, वो रह जाती है, दूसरी रफ्ता रफ्ता गायब हो जाती है। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इसे, और यही स्कीम है जिसको पहचान के हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी करते हैं। मिसाल के तौर पे आप पालतू जानवरों को देख लें। न जाने कब से हम बिल्लियों को आर्टिफिशियली ब्रीड करके छोटा मोटा नंगा अपने हिसाब से बनाते आ रहे हैं। पौधों में भी हम यही करते आ रहे हैं। गाजर को लंबा कर लिया, केले को मीठा कर लिया, और आम के मामले में तो अनवर अटोल हमने इजाद किया। भाई क्या ही बात है। आम खाएगा? हाँ, खाऊंगा। आज एवोल्यूशन की इस थ्योरी से ढेर सारे साइंसी शोबे अपने मुशाहिदात में सबब पाते हैं। मतलब कि ये चीज़ें हो रही थी। एवोल्यूशन की थ्योरी से हम समझते हैं कि ये कैसे हो रही थी और ये क्यों हो रही थी। साइंस ने मुताला किया और हिस्सा ब हिस्सा इंसान की भी एक कहानी दरियाफ्त की। ये कहानी पेलियोंटोलॉजिस्ट ने फॉसिल्स में देखी, जीनियोलॉजिस्ट ने डीएनए कोड में पाई। ये कहानी मैं आपको अपने ईमान की मुदाखलत के बगैर पहले प्योरली एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस सुनाता हूँ, फिर इसके बाद इसके ऊपर रिलीजियस डिसएग्रीमेंट्स पे भी बात करते हैं। पेशे खिदमत। 60 लाख साल पहले बंदरों से टूटकर पहले इंसान जीनस ऑफ होमो वजूद में आया। जीनस एक उन्वान है, नाम है, टाइटल है। इसके नीचे एक ही एंसेस्टर के मुख्तलिफ स्पीशीज इकट्ठे किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक घोड़ा, खोता और ज़ीब्रा एक ही जीनस एक्वस के मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। और स्पीशीज वो मखलूक़ात होती हैं जो एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा कर सकें, फर्टाइल बच्चे। ये खच्चर वाला खस्सी सीन नहीं हो सकता। खैर, इसी के बरक्स एक बुलडॉग और स्पैनियल देखने में तो मुख्तलिफ लगते होंगे, मगर एक ही स्पीशीज हैं, एक ही जीनियाती तैलाब की मखलूक। इनके बच्चे भी होते हैं, उनके बच्चों के बच्चे भी होते हैं। खैर, हम जीनस होमो
کہ اسپیشیز سیپینز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہومو سیپینز وجود میں آئے کچھ 2 لاکھ سال پہلے, تب کم از کم 6 اور ہوموز بھی وجود میں تھے, کزنز ہمارے, جیسے کہ بل ڈاگ ہے نا اسپینیل کا, بس ویسے ہی ذہن اور صلاحیت میں تو ہمارے مقابلے کے تھے. ٹھیک ہے, باقی سارے ہوموز کچھ 10,000 سال پہلے غائب ہو گئے اور ہمیں نہیں پتا کیوں. ہم کچھ حد تک ان کے ساتھ ڈی این اے کوڈ بھی اپنا شیئر کرتے ہیں. ابھی 2010 میں ہی سائبیریا کے ایک غار میں ہمیں ایک اور کزن کی انگلی ملی. یہ کوئی ایک اجنبی ہومو تھے جن کا ہم نے غار کے پیچھے نام رکھ دیا ہومو ڈینیسووا. نہ جانے کتنی اور فوسل جس طرح ہمارے رشتہ داروں کی ہمارے ان تک پہنچنے کے انتظار میں بیٹھی ہیں. کچھ ان میں سے لمبے تھے, کچھ گٹھے تھے, کچھ خوفناک قسم کے شکاری تھے, کچھ شائستہ قسم کے کسان تھے, کچھ جزیروں پہ رہے, کچھ برے اعظموں میں گھومے, مگر سب جینس آف ہومو سے تعلق رکھتے تھے, جس کو سائنس ہیومن قرار دیتی ہے, انسان کہتی ہے. یہ تھی سائنس کی پیش کی ہوئی انسان کی تخلیق. اب قرآن مجید نے بھی تخلیق کو اپنا موضوع بنایا ہے, جس کو بیان کرنے سے پہلے میں بتاتا جاؤں کہ نہ میں کوئی سائنسدان, نہ میں کوئی مذہبی اسکالر, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں, اور اسی لیے ساری سورسز ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہیں. اسلامی نظریے کے لیے میں نے بہت سے علماء کو سنا, جیسے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کے شاگرد محمد علی مرزا صاحب, جاوید احمد غامدی صاحب, شیخ یاسر قادی صاحب, شبیر علی, جسٹ ٹو مینشن اے فیو. سب کی رائے مجھے قابل قدر محسوس ہوئی. جہاں بات سمجھ آئی تسلیم کر لی, اور جہاں کچھ تضاد محسوس ہوا خود قرآن مجید کا مطالعہ کر کے اپنی رائے اختیار کر لی. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, یہ میری انفرادی رائے ہے, اور یہ بھی ایوالو کر رہی ہے. اگر کہیں غلطی ہو گئی تو کامنٹس میں اصلاح کر دیجیے گا, اگر آپ کی بات درست لگی تو سر تسلیم خواہ. مائکرو ایوولوشن بیان کر دی گئی ہے انسان کی پیدائش کی. سورۃ السجدہ میں کہا گیا ہے کہ اللہ میاں نے سمندر کے کنارے دلدلی زمین میں وہی پروسیس شروع کر دیا جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, یعنی کہ تخلیقی پروسیس. اور اس پروسیس کے نتیجے وہ زمین سوکھ گئی اور پھر ایک انڈے کی صورت اختیار کر دی. اور پھر جب انڈے کے اندر تخلیقی پروسیس مکمل ہوا تو جس طرح مرغی کے انڈے میں سے چوزا نکل آتا ہے, اس انڈے میں سے حیوانی انسان نکل آیا. اس انسان کے اندر ابھی انسانی شخصیت نہیں تھی, اور اس کو صلاحیت دی گئی کہ یہ اپنی نسل خود پیدا کر سکے. واہ, یعنی کہ جینیٹک کمپیٹیبلٹی بٹوین سپیشیز بھی اللہ میاں نے ہی دی. پھر ان کی بریڈنگ ہوئی جس طرح کہ ہم کرتے ہیں عام جانوروں کی اور پودوں کی. اور پھر ایک وقت آیا جب مخلوق بالکل انسانی مخلوق درست ہو گئی تو اللہ میاں نے ان کو انسانی شخصیت دی اور 2 کا انتخاب کیا, یعنی کہ آدم اور حوا. تو میکرو ایوولوشن کے معاملے میں بھی یہ پس منظر تھیوری آف ایوولوشن کے ساتھ یکساں کھڑا ہوا ہے. یعنی کہ ایک حیوانی انسان تھا جس کی نسل در نسل ارتقا ہونے کے بعد اس میں روح پھونک کے اس کو انسان بنا دیا گیا ہو. شاید مسئلہ صرف نیمنگ کا ہے. جس چیز کو مذہبی فکر میں ہم حیوانی انسان کہتے ہیں, اس کو سائنس میں بندر کہہ کے ہمارے جذبات ہرٹ کیے جا رہے ہیں. دیکھو, مغرب میں سائنس اور عیسائیت کے درمیان ایک ہیوی پھڈا رہا ہے. یعنی کہ اسٹیبلش سائنس کہتی ہے کہ زمین ساکن نہیں, حرکت میں ہے. اور یہ بھی ایک ثابت کردہ تھیوری ہے کہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا, زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. مگر اس سچ کو بیان کرنے پہ چرچ نے ایک غیر معمولی بندہ مارا, سائنٹسٹ مارا, گیلیلیو کے نام سے. 15ویں صدی میں یہ پھڈا شروع ہوا اور ابھی تک چرچ اور سائنس کے درمیان یہ پھڈا چلتا آ رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ڈیبیٹ بھی جاری ہے کہ کیا انجیل میں واقعی کہا گیا ہے کہ زمین کے گرد سورج گھومتا ہے. کوئی پادری کہتا ہے ہاں, کوئی پادری کہتا ہے نہ, یہاں تک کہ ہمارے بھی کچھ علماء ابھی تک کہتے آ رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے. کتاب لکھی, صرف زبانی نہیں کہا. کتاب کا نام الفوز المبین. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کتنی؟ اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان ہیں کہ جواب دئیے. سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیتا, جواب نہیں ہے. وہ اس واسطے پریشان ہے کہ ایڈی وڈی بونگی ماری ہے کہ جواب دئیے, ویلے بیٹھے ہیں. چلو, کم از کم تعلیم یافتہ علماء بھی ہیں جو ماری ہوئی بونگی کو پکڑ کر اس کو درست کر رہے ہیں. شکریہ. بات یہ کہ اسلام ہر زمانے کا دین ہے, بس ہمیں اپنی سوچ کو اس زمانے کے ساتھ الائن کرنا ہے. جس طرح علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا نا اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں, جدید زمانے کے احساسات کا جب قدیم زمانے کے علم سے تضاد ہو تو پھر بس سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ نئے دور کے سچ کے ساتھ اپنی اسپرچل ایگزسٹنس کو الائن کرنا. اس پہ جاوید احمد غامدی صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اور یہ مذہبی فکر کو مضبوط کرنے کا طریقہ ہے. ٹو بی انفارمڈ, ٹو ریکنسٹرکٹ یور ریلیجس تھاٹ. لیکن کنسٹرکشن کے وقت تھوڑی کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کے کچھ معاملات میں مجھے بھی ہے کہ اگر تفسیر کے مطابق انسان کی تخلیق کے وقت اس کو درست کر دیا تھا, اگر اس کو پرفیکٹ کر دیا تھا, تو پھر اس جسم میں اتنے نقص کیوں ہیں؟
इस अपेंडिक्स का क्या मकसद है हमारे जिस्म में, या इस टेल बोन का? मतलब कि दुम तो हमारी है ही नहीं। भाई सोचता हूँ और जवाब ढूंढता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ और उसको किस तरह जानता हूँ। मतलब कि जितना आप पढ़ते हैं उतना आपको एहसास होता है कि आप कुछ नहीं जानते, और जितना आप साइंस करते हैं उतनी ही और आपको खुदा की निशानियां नजर आने लगती हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि साइंस में मुसलमान पीछे रह गए, वरना अब तक हम ये भी साबित कर गए होते कि एवोल्यूशन के हकायक के पीछे भी खुदा का ही हाथ है, या कम से कम ये मेरा हाइपोथेसिस है और इसको मुझे आगे भी सच साबित करते जाना है। मगरिब में स्कूलों में साइंस के नाम पे पढ़ाया जाता था कि हम बिना किसी खालिक पैदा हुए, यानी कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक खलिया कहीं वजूद में आया और हम सब उसके इर्तिकाई दरख्त की बस एक शाख है। ये एक बेतरतीब प्रोसेस है जिसके पीछे कोई जहानत नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, हम डिज़ाइन नहीं है और ना है हमारा कोई डिज़ाइनर। मगर अब साइंस इस ख्याल को खुद ही चैलेंज कर रही है। हमारे डीएनए की मिसाल ले लो, ये जंजीर नुमा केमिकल जिसके अंदर हमारी सारी की सारी प्रोग्रामिंग स्टोर्ड है। बिल गेट्स का कहना है कि डीएनए कोड एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, बस इंसान के जनरेटेड कोड से अनगिनत दर्जे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। डीएनए कॉज है और उसका हम इफेक्ट है, और असरात की वजूहात जानना ये तो भाई साइंटिफिक काम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जीनियाती मालूमात आई कहाँ से? मतलब कि इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन के पीछे हमेशा कोई ना कोई जहन होता है। मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्राम किसी ने लिखा होता है, लाइब्रेरी में जाके किसी ने किताब रखी होती है, चाहे वो हेरोग्लिफिक इंस्क्रिप्शंस हों या वो रेडियो सिग्नल हो, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई जहन होता है। डीएनए कोड जो हमारे अंदर डिजिटली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, अक्ल तो ये तकाजा करती है कि उसके पीछे भी कोई जहन होगा। ये जहन है खुदा। तो देखो, हम जानते हैं कि एवोल्यूशन ही है जिसकी वजह से चीज़ों का जिंदा होना मुमकिन भी है। मतलब कि इसी से ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट कर पाते हैं अपने माहौल के साथ, और बेशुमार मखलूक़ात वजूद में आती हैं, हैरत अंगेज़ मखलूक़ात, खूबसूरत मखलूक़ात, खौफनाक मखलूक़ात भी। और जबकि एवोल्यूशन ने हम सब को फ़र्क बनाया, ये हमें ये भी दिखाती है कि हम सब सेम हैं। जादुई ज़र्रे इस मैदान में किसी बुलंदी की तलाश में रवा, और साइंस हो या मज़हब, दोनों में हमें उसी हक़ की तलाश होती है जिसने हमें बनाया, और यही तलाश हमें उस हक़ के थोड़ा और करीब भी ले आती है। तो इसी बात पे निकलता हूँ। खुदा हाफ़िज़।